देखो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें जो इंपोर्टेंट है फॉर्मूले इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है। पहला है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो यहां पर v क्या होता है? v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है? बिंब की दूरी, और f क्या होता है? फोकस दूरी, ठीक है। बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है? बिंब होता है वस्तु, प्रतिबिंब मतलब उसका जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी इमेज बन रही है उसकी, है ना, छाया बनती है जिसे बोलते हैं अपन, बोलते हैं। एक होता है आवर्धन, आवर्धन एम से नोट करते हैं, ये एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है इसके लिए, दर्पण के लिए, ठीक है। तो एच डैश और एच क्या है? एच डैश जो लगाया है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच जो है वो वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और वी और यू आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। अब आता है लेंस सूत्र। लेंस जो होता है इसमें जब 1/v माइनस 1/u हो जाता है, यहाँ पर चीजें सारी सेम है वहां पर। और इसमें जब अगर आवर्धन देखते हैं अपन लेंस में, तो एच डैश अपॉन एच माइनस हट जाता है इसमें, वी अपॉन यू, क्लियर है ना। अब जो पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रा पूछा जाता है, जो कि डायोप्टर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो क्षमता बराबर होती है, क्षमता P इक्वल टू 1/f होता है, 1/f। f होता है मीटर में, इसमें मीटर में होना चाहिए फोकस दूरी, ठीक है। अगर मीटर की जगह सेंटीमीटर में देगा तो उसको मीटर में बदल दोगे, 100 से भाग देगा, आपको पता ही है, ठीक है। ऊपर 100 आ जाएगा, फिर नीचे वाला ऊपर जाता है, पढ़ लो, है ना। और जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? डायोप्टर में। अब एक चीज और पूछा जाता है, आर इक्वल नहीं, एफ इक्वल टू r/2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता की जाएगी आधी होती है, एफ इक्वल टू r/2। अगर आपको r दिया होगा, वक्रता चाहिए होगी, तो उसको 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा क्या? फोकस दूरी, ठीक है। चलते हैं चैप्टर में, ये मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब ये भी याद रखना आप, है ना, जो क्षमता होती है ना, क्षमता क्या कहते हैं, जब भी आएगी तो आप जब उत्तल होगा तो प्लस में आएगी उसकी, है ना, याद रखना, उत्तल प्लस में आएगी। पूछ रहे हैं उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। आवर्धित, है ना, ऑब्वियस बात है, जब भी आवर्धित आएगा मतलब बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है, अवतल करता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अनंत होगी, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है? आवर्धन मतलब m होता है, इसका मतलब m+1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। आवर्धन क्या बताता है कि अनुपात बताता है ना, h/h बताया था ऊपर ने, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, तो उनका अनुपात अगर ऊपर नीचे इसका मतलब इक्वल है, तभी तो कट के एक आ रहा है, तो आकार मतलब समान है दोनों का, ऐसा बोलेंगे आप। m का धनात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करेगा कि समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात वस्तु के विपरीत ओर दर्पण के पीछे बनेगा, प्लस आ जाएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। अगर बोलेगा एक अवतल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन +2 है, इसका तंगा क्या मतलब है? तो 2 आ गए हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है ऊपर वाला 2 गुना होना चाहिए, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कितना है? 2 गुना है वस्तु से, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? 2 गुनी है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? 2 गुना है। धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं दर्पण के पीछे, जब भी प्लस आ जाएगा तो दर्पण के कहां चले जाएगा? पीछे चले जाएगा। अगर बोलेगा अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? अनुपात होता है दो माध्यमों के प्रकाश की चालों का अनुपात, ठीक है। अब बोलेगा अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण मैंने बताया है कि कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपको बड़ा बनाना है तो वहां अवतल दर्पण, है ना। जैसे कि आप वहां पर कर सकते हो, डॉक्टर पढ़ता है ना, तो डॉक्टर का कान दांत और आपकी इलाज में हो सकता है, गाड़ियों की हेडलाइट सर्चलाइट में कर सकते हो, ठीक है। स्नेल का नियम आता है भाई, साइन है, कौन साइन आता है ना, क्या लिखोगे?
किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, अब इसमें बेस एक क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले मतलब कैसे करोगे ये समझ लो थोड़ा। एक सवाल दिया है देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोला है। सबसे पहले देखोगे कि दर्पण कौन सा है, उत्तल है। 15 सेंटीमीटर फोकस दी है। उत्तल दर्पण के लिए एक चीज याद रखना, U माइनस में होता है और प्लस में होते हैं। उत्तल के लिए U माइनस में होगा और सब क्या होंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पर सीधा अगर आपको मिटा रहा हूं मैं, तो आपको क्या दे दिया है, ध्यान देना, सामने लिखी हुई F दिया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, 15 सेंटीमीटर तो दे दिया आपको U। उसके अलावा क्या है, बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी में रखा है। बिंब क्या होता है, U होता है। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब नहीं बोला, बिंब U कितना दे रखा है 10। 10 क्या होगा, माइनस में, U माइनस में लेना होता है ना, तो माइनस 10 हो गया। अब क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब किससे। ठीक है, प्रतिबिंब निकालने के लिए दर्पण सूत्र लाएंगे। दर्पण सूत्र आपको बताएं, 1/v, v ऐसे रहेगा, प्लस 1/u, 1/u माइनस में देखो बराबर 1/f, 1/15। देखो 1/v बराबर क्या होगा, 1/15, ये माइनस वाला जाके प्लस हो जाएगा। ले लो 100, 15 और 30 आएगा, 15 दूनी 30, 2 कम 2, 10 दूनी 20, 10 33, 3 कम 3, 3 2 5 हो गया, 5 36, तो v बराबर 6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 क्या सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर यहाँ समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन तो कर लोगे, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका मतलब क्या है, जो ये है क्या, बिंब है, जो प्रतिबिंब है, सॉरी, हाँ, तो प्रतिबिंब कितना आ गया, 6 आ गया। देखो आप समझना गौर से, ये 6 आया है। ठीक है, और यहाँ देखो ये 10 था, चिन्ह देखो अलग है ना, इसका मतलब प्रतिबिंब एक साइड है, बिंब एक साइड है। क्लियर है, विपरीत तभी तो होगा। तो इसका मतलब क्या बोलोगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा। प्रतिबिंब कहाँ होगा, दर्पण के पीछे होगा, और दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी में होगा। दर्पण से ही दूरी होती है इनकी, कितना होता है। ठीक है, अब क्या बोलोगे, अब इसमें प्लस चार्ज हो रखा है। जब प्लस चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्रतिबिंब प्लस में, इसका मतलब ये सीधा क्या है और आभासी है। कितना समझ में आया नहीं आया बताओ। अब एक अवतल दर्पण का बता देता हूँ, अवतल दर्पण का भी क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, बिठा दो इसको, ठीक है, अवतल दर्पण का समझा रहा हूँ। क्या बोला है देखो, बोला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर का दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताइए। तो मैंने बताया जब अवतल दर्पण यूज है तो आपने लेना है माइनस में। ठीक है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बोला तो एफ बराबर कितना बोलोगे, -15। ठीक है, तो हमने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की बात कर दी है। तो बोला 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु होता है अपना U। 20 सेंटीमीटर बोला है तो -20 रखेंगे, क्योंकि वस्तु अपन ने माइनस में लेनी है। ठीक है, अब बोला है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार बताइए। हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, बताओ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या हो जाएगा देखो, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/-15, ये माइनस वाला जाएगा प्लस हो जाएगा। जब लॉस लोगे तो 15 20 का लॉस हो जाएगा, 60 आएगा, आएगा नहीं, 15 को 60 माइनस में है तो -60 हो जाएगा, प्लस 20 60 तीनों का -1/60 हो गया, जो कि v बराबर क्या आ जाएगा, -60 आ जाएगा सेंटीमीटर। समझ आया, v कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो अब बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार बताइए। तो देखो सेम साइन है नहीं है, तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी में होगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी में। और क्या बोलेंगे, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अब पूछेगा, हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, पीछे देखने के लिए। क्योंकि हमको क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ा क्षेत्र दिखाता है हमको, और हमको पश्चिम दर्पण के लिए क्या चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि पीछे तक, बहुत दूर तक दिखाए। पीछे से कौन सी गाड़ियां अपने पीछे आ रही है, कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा,
कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं है जो मतलब हमारी सवारी लेके भाग जाएगी, कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं है जो मतलब हमारे लिए खतरे हो सकता है ना, जो बड़ी स्पीड में आ रही है, कोई ऐसी तो नहीं पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और क्या है, जो वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा क्षेत्र तक आप देख सकते हो, है ना। चालक छोटे से दर्पण से सड़क का संपूर्ण क्षेत्र देख पाता है, जो कि समतल या अवतल दर्पण का प्रयोग करके संभव नहीं है। अगर पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, लिख लोगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियत अंक होता है। इसका नियम बोलेंगे भाई। अब देखो, अब एक वाला बता दूं, P = 1/f वाला भी बता दूं। देखो, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी, ठीक है। ध्यान से देखना, प्लस आ रखा है, तो प्लस जब भी होता है, मैंने बोला उत्तल है, उत्तल को बोलते हैं अभिसारी, उत्तल को क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक है। तो आप उत्तल भी लिख सकते हो। तो P दे दिया है आपको 1.5, P = दे रखा है ना, करो P = 1.5 से डायोप्टर, तो P = 1/f, F = 1/p हो जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा। चलो क्या है, ओ अगर 0 ऐसा आएगा, कुछ नहीं चिन्ह माइनस, इसका आगे प्लस होगा, ठीक है, मीटर में आएगा। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट, ठीक है, तो पूछ रहा है, तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण के करते हैं हेडलाइट में, अवतल। बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, इससे बल्ब से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, इससे एक शक्तिशाली आवर्तक होता है। अब उस दर्पण बताना है आपने, किसी वाहन का पश्य दर्पण के लिए, वाहन के पीछे देखने के लिए ना, तो उत्तल होगा, क्योंकि बड़ा दृष्टि क्षेत्र बढ़ाना है ना अपने को। अब बोला है कि सौर भट्टियों में अवतल होगा। सौर भट्टी क्या करेंगे, एक जगह से केंद्रित करेंगे ना सारा एनर्जी, प्रकाश, सूर्य से आने वाला जो भी प्रकाश है उसको एक जगह फोकस करेंगे। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जिस बर्तन को गर्म करना होता है वह दर्पण के फोकस पर होता है। अवतल दर्पण सूर्य के समांतर किरणों के रूप में आती ऊर्जा को परावर्तन के बाद फोकस पर रखे बर्तन पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये बताओ इस चैप्टर में कोई डाउट है? और आगे चलते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं बोलेगा तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होने के कारण, ठीक है। नीले रंग के प्रकाश शॉर्ट में लिख लो, याद नहीं है तो। नीले रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखेगा काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगें न्यूनतम होती हैं? अब देखिए बोलेगा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि तारे की अपेक्षा में पृथ्वी से बहुत नजदीक में, वेरी गुड। और
जो है तारे बहुत दूर है और तारे साइज में बड़े हैं, इसलिए वो दूर है लेकिन वो छोटे दिखते हैं, लेकिन ग्रह साइज में बड़े दिखते हैं, तभी वो नहीं जब आते हैं। जो चीज अगर हमारे पास में होगी ना उसका हमको इमेज बड़ी बनेगी हमेशा, ठीक है। और जो पास में अगर ग्रह है तो उनका जो है ना अपवर्तन होता है ना प्रकाश का, वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है ना, उतनी साइज के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मूवमेंट नहीं शो होता आपको, ठीक है। परंतु जो तारे बहुत दूर हैं तो उनका अपवर्तन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ग्रह तारे की तुलना में पृथ्वी के निकट है, अतः एक ग्रह इस तारे की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, जो पास में होगा वो बड़ा दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार ग्रह प्रकाश का विस्तृत स्रोत है, जिसे अनेक बिंदु प्रकाश स्रोत से मिलकर बना माना जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण किसी ग्रह के विभिन्न बिंदुओं से किसी प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा में होने वाला परिवर्तन आकाश तक पहुंचने वाले पूर्ण प्रकाश की तुलना में नगण्य होता है। कहने का मतलब देखो, जो वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक से आएगा, बहुत सारी लेयर्स है ना, उसमें से जो प्रकाश आएगा तो क्या होगा, प्रेक्षक की आंख तक जो प्रकाश पहुंचेगा तो उसमें इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो अगर वही अगर आएगा लाइट तो क्या होगा, अपने को ज्यादा अंतर पता नहीं चलेगा और लगेगा नहीं कि टिमटिमा रहे हैं ग्रह। तो अगर बोलेगा खतरे के सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश जो होता है सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है। सबसे कम प्रकीर्णित होगा तो वो दूर तक देखा जा सकता है। चलो भाई, विद्युत में आ चुके हैं अपन। विद्युत विभव का मात्रा बोलेगा तो वोल्ट है, बोलेगा तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है परंतु प्लास्टिक के तार में नहीं, क्यों? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तांबे में, ठीक है, जबकि प्लास्टिक में नहीं। यही कारण है कि तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंपोर्टेंट है ना करंट के लिए। ओम का नियम आ सकता है, V बराबर है यार, देखो डिस्ट धारा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो विद्युत सेल, बैटरी डिस्ट धारा के स्रोत है, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्ति, मतलब जो ताप से गर्म होती है, टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रेस हो गया, विद्युत स्त्री बोल देंगे इसे, विद्युत टोस्टर बोलेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से, ठीक है। विद्युत स्त्री तरह टोस्टर के तंतु किस पदार्थ के बनाते हैं, नाइक्रोम नामक मिश्र धातु, ठीक है। तो ऐसा बनाओगे ना जो मतलब बहुत ज्यादा हीट पे भी मतलब वो न करे, ऐसे कोई ना। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालकों का नाम चांदी, ठीक है। ठीक है, अगले फॉर्मूले जो H बराबर I स्क्वायर RT पर बेस आ सकते हैं। ये तो वो दिखा देता हूँ फॉर्मूले थोड़े। इसमें देखो एक फॉर्मूला है ओम्स लॉ, V बराबर है यार ना, एक क्या है, एक होता है R बराबर रो एल अपॉन ए, क्लियर, ये होता है। और जो होता है P बराबर W टी, ठीक है। और I स्क्वायर R P बराबर B स्क्वायर अपॉन R था, ऐसा वाला P था। W बराबर QV और ऐसा वाला Q बराबर IT हो गया। H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। तो ये फॉर्मूले है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो वैल्यू दे रखे हैं वो है किसमें, ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ।
पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2। इसमें विद्युत धारा समान रहेगी श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या रहेगा V समान मतलब विभवांतर। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब सवाल आएगा श्रेणी क्रम की बात करेगा तो I मतलब हमेशा सेम रहेगा, I का मान हमेशा सेम रख देना, और जब समांतर क्रम की बात करेगा तो उसमें V का मान सेम रख देना। ठीक है, इंपोर्टेंट फॉर्मूले वाइज चैप्टर की। अब फॉर्मूले मैंने लिख लिए, इनका मतलब समझा देता हूँ। देखो V I और R, ठीक है, तो V है विभवांतर, I है विद्युत धारा, R है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, I मतलब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, V का वोल्ट। ठीक है, R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो प्रतिरोध है तो पूछता है कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और प्रतिरोधता। ठीक है, तार के अनुक्रमणानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणानुपाती, प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध मात्रक आता है, लिखोगे तो R है प्रतिरोध, रो है प्रतिरोध, इसका मतलब क्या होता है ओम मीटर। ठीक है, ये तो लंबाई है मीटर में रहेगी और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, P बराबर W/T, ठीक है, शक्ति, शक्ति, ठीक है, शक्ति। ठीक है, W P बराबर V स्क्वायर अपॉन, तो ये वही सेम है, W ये कार्य हो गया वर्क। ठीक है, Q आवेश, V विभवांतर। ठीक है, H बराबर I स्क्वायर RT, H क्या है ये कितना हीट की बात करेगा। ठीक है, ऊष्मा की बात करेगा, ऊष्मा। ठीक है, I और R आप जानते हो, R आप जानते हो प्रतिरोध है। कई बार बता के ना चित्र दे देता है। ठीक है, तो कोई चित्र बना रखा है ऐसा करके, ऐसा बना रखा है, ऐसा चित्र बनाया एग्जाम्पल है, तो ये समांतर में दिख रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा बना रहा है तो ये श्रेणी में है। ठीक है, ये श्रेणी वाले एक सीरीज में चलते हैं, समांतर वाले एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब हाँ 1 किलोवाट घंटा पूछता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट, और अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है। देखो पूछेगा विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, या विद्युत लैंप के तंतु निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का प्रयोग करते हैं क्योंकि टंगस्टन के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए सकते हैं, बहुत पतले, और इसका जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक है। ठीक है, अगर इतना ज्यादा गलनांक होगा तो इतनी आसानी से गलेगा नहीं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के चालन शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं को क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, यह दूसरा सवाल है विद्युत उपकरण में गर्म करने के लिए शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं हीटिंग के लिए। ठीक है, तो
ऑब्वियस बात है मेटल्स क्या होंगी, पिघल जाएंगे ना हीट करेंगे ज्यादा तो, ठीक है। अब ब्रेड टोस्टर विद्युत इस्त्री आदि के चालन मिश्र धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता अधिक है तथा ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता नगण्य में परिवर्तित होती है। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त तो मिश्र धातु का ऑक्सीकरण जिन मतलब होता है फलतः मिश्र धातुओं से बने चालकों की आयु शुद्ध धातुओं की चालकों की तुलना में अधिक हो जाती है, बोलता है, ठीक है। अब अगला लाइन देखो, बोलता है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। जो मैंने बताया हमारे घर की लाइट कैसे क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम में करेंगे तो क्या होगा, एक बटन और एक जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जलाएंगे हम उतने कम डिम होती रहेगी। जैसे एक बल्ब जलाया फिर दो बल्ब जला दिए, मतलब जितने ज्यादा बल्ब जलेंगे उतने डिम डिम होती रहेगी लाइट। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में आई समान होता है, वी बढ़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम संवर्धन में जैसे जैसे नए प्रतिरोध जुड़ते जाते हैं, नए प्रतिरोध नए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रतिरोध उन्हीं का तो होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अलग अलग प्रतिरोधों के लिए शिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर घट जाएगा, का मान मतलब घट जाएगा इसमें। अतः परिपथ में धारा भी घटी जाएगी। यदि घरों में प्रकाश करने के लिए श्रेणी क्रम उपयोग करते हैं, प्रतिरोध में जितने अधिक बल्ब जलेंगे उतना प्रकाश कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रेणी क्रम व्यवस्था प्रयोग करने से एक स्विच ऑन करने पर सभी लैंप एक साथ जलेंगे, स्विच ऑफ करने पर सभी लैंप एक साथ बुझ जाएंगे, जबकि पार्श्व क्रम व्यवस्था करने पर इच्छा अनुसार किसी भी लैंप को प्रकाशित या अप्रकाशित किया जाता है। अब बोलेगा किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो भी बताया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/8, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन, तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का ही प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालकों में सबसे पहले कौन आता है, चांदी, दूसरे में तांबा, तीसरे में एल्युमिनियम। चूंकि चांदी क्या है, बहुत महंगी है, चांदी की तार लगाओगे, तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध है वो भी, ठीक है। अतः विद्युत वितरण व्यवस्था में चांदी के स्थान पर सस्ती तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तांबा तथा एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। तो यही तो आएगा ना आपका, चलते हैं। ये पूछी थी ना, ये ध्यान देना। पूछेगा उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया, मटर। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूछ करो, है ना। आनुवांशिकी के जन्मदाता जॉन मेंडल, ठीक है। अब पूछेगा मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, कैसे पता चला, तो बोलेंगे मेंडल ने विकल्पी लक्षण वाले पौधे जैसे कि लंबा और नाटा पौधा क्या था ना, उन्होंने मटर में एक्सपेरिमेंट किया था, लंबे वाले लिए थे छोटे वाले। तो मेंडल ने लंबे और नाटे पौधे के पुष्पों के मध्य पर परागण करवाया, जो लक्षण प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्रदर्शित हुए उससे प्रभावी लक्षण होंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो मतलब रिजल्ट आया उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रभावी, डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी बोलेंगे। अब देखो रिजल्ट आया नहीं, तो इसका मतलब जैसा हमने सोचा था वैसे रिजल्ट नहीं आया ना, या मतलब दोनों का आया, एक ही का आया एक का नहीं आया, तो अप्रभावी हो गया दूसरा वाला, इसका मतलब, ठीक है। कारण बताइए कि सभी जीवों बहुत से समान लक्षण होते हैं, तो सभी जीवधारी आदिकाल में समान पूर्वज से विकसित हुए, समझ लो। बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही जगह से मतलब रिलीज होगी, मतलब आएगी, समझ लो। उनमें फिर आगे आगे एक्सपेरिमेंट हो के वो नई स्पीशीज वगैरह बनती रही है। इस कारण इनमें अनेक समान लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे समस्त जीवधारियों के जीव द्रव डीएनए, आरएनए, एटीपी की संरचना तथा कार्य समान है। प्राणियों में पाए जाने वाले ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंजाइम आदि की रचना तथा कार्य समान होता है। जीन कहाँ स्थित होते हैं, इनकी रासायनिक प्रक्रिया क्या है,
तो जिन गुणसूत्र के क्रोमोमियर्स पर स्थित होते हैं, प्रत्येक जिन के गुणसूत्र पर स्थिति निश्चित होती है, इस बिंदु को स्थल कहते हैं। जिन डीएनए अणु का खंड होता है, ठीक है, तो डीएनए के पार्ट होते हैं क्या, जीन। यह न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है तथा आनुवंशिक कोड नहीं होते हैं। अब देखो लक्षणों की वंशागति के नियम पर टिप्पणी लिखिए। वंशागति का नियम क्या है भाई, तो मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियम प्रतिपादित किए, ठीक है। इनकी पुष्टि 1900 में हुई। तो पहला है प्रभाविता का नियम। क्या बोलता है ये, तुलनात्मक लक्षण वाले जीवों में संकरण कराने पर प्रथम पुत्रीय पीढ़ियों में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित। क्या बोलता है पहला नियम, प्रभाविता का नियम होता है, जो क्या उसका मतलब क्या है, तुलनात्मक लक्षणों वाले जीवों में संकरण कराने पर प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण होंगे, डोमिनेंट होगा। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम दूसरा, तुलनात्मक लक्षणों के संकरण के फलस्वरूप बनी F1 पीढ़ी, F1 मतलब पहली पीढ़ी, ठीक है, कि संतति में युग्मकों निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों के जीन पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात युग्मक इकाई लक्षण के लिए शुद्ध होती है। और तीसरा नियम क्या बोलता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो या अधिक तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर F1 पीढ़ी के सदस्यों में स्वप्रगायन या स्वनिषेचन कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में युग्मक अन्य रूप से मिलकर नए नए संयोग बनाते हैं। उसमें क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य होमो सेपियंस में आते हैं। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत काला है, कोई बहुत छोटा है ना, अलग अलग टाइप के हैं, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, फिर भी मतलब सारे एक में क्यों आ रहे हैं। विभिन्न आकृति, आकार और रंग रूप वाले मानव वास्तव में एक ही जाति होमो सेपियंस का सदस्य है। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ, समझ में आया? अफ्रीका से मानव के पूर्वज पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि संपूर्ण संसार में फैले। वातावरणीय प्रभाव के कारण उनकी आकृति, आकार और रंग रूप में विभिन्नता है। देखो ये इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रहा था, ये लाइन बोला था मैं, वातावरणीय प्रभाव के कारण उनकी आकृति, आकार, रंग रूप में क्या आई, विभिन्नताएं आई। तो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव के गुणसूत्र या डीएनए की संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, डीएनए चेंज नहीं हुआ, जिससे नई प्रजातियों का उद्भव हुआ। विभिन्न आकार, आकृति और रंग रूप वाले मानव परस्पर लैंगिक प्रजनन पर संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। ये परस्पर रक्तदान या रक्त आदान कर सकते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि सभी मानव एक ही जाति होमो सेपियंस के सदस्य। तो विविधता किसे बोलते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो संसार में लगभग 10 लाख प्रकार के प्राणी और 3,43,000 पादप प्रजातियां ज्ञात हो चुकी हैं, ठीक है। इनमें संरचनात्मक क्रियात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं उनकी आनुवंशिक संरचना के कारण होती हैं। आनुवंशिक संरचना के कारण जीवधारी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जितनी भी वैरायटी बता रहे हैं वो देखो 10 लाख प्राणी पाए जाते हैं, ये तो वैरायटी है ना, डाइवर्सिटी। 3,43,000 बोल रहे हैं क्या, पादप पाए जा रहे हैं ना, यही है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये आएगा भैया, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, ये तो कर लोगे ना। हो जाएगा। और बोलो, और कौन से टॉपिक बता रहे थे, ये भी हो गया। भाई पुष्पा चित्र बढ़िया करके बनाना, पुष्पा चित्र पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखो लैंगिक और अलैंगिक जनन आएगा, बताएं कर लोगे, बता दो, ठीक है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताएगा, ठीक है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है एक ही जनक द्वारा संतति, तो एक ही जनक होगा इसमें, एक ही बंदा मतलब संतान उत्पत्ति कर देगा। और जो लैंगिक जनन होता है उसमें संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना है, 2 लोग मिलके मतलब निर्धारित करेंगे बच्चे का, है ना।
अलैंगिक जनन में क्या होगा, समसूत्रीय कोशिका विभाजन होगा, समान सूत्रों में मतलब कोशिका का विभाजन होगा। और लैंगिक जनन में क्या होगा, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होगा, मतलब दोनों के आधे आधे मतलब पार्ट रहेंगे उसमें, है ना। और अलैंगिक जनन क्या होगा, निषेचन की आवश्यकता है। और लैंगिक जनन में क्या होगा, निषेचन होना जरूरी है, बिना निषेचन के नहीं हो पाएगा ना संतान उत्पत्ति। अलैंगिक जनन में क्या होगा, संतान पूर्णतः जनक के समान गुणों वाली होगी अलैंगिक में, है ना। और लैंगिक में क्या होगा, संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाएंगे, ठीक है। अब दो बंदे मिलकर संतान उत्पत्ति होगी तो ऑब्वियस बात है दोनों के गुण आने की चांसेस रहेंगे ना उसमें। और ये वाला क्वेश्चन द्विखंडन और बहुखंडन, देखो समझना, द्विखंडन क्या है, यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, अनुकूल में होगी, ठीक है। और जो बहुखंडन होता है यह प्रतिकूल में होगी। द्विखंडन में क्या है, केंद्रक दो उत्तरी केंद्रकों में विभाजित होता है, और बहुखंडन में केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में बटा होता है। और जो द्विखंडन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में दो संतति जीव बनते हैं, और बहुखंडन में एक कोशिकीय जीवों से अनेक संतति, बहुखंडन बहुत सारे खंडन बहुत सारे जीव बन जाएंगे, ये समझ लेना, ठीक है। ये पूछा जाएगा भाई, गर्भ निरोध की विभिन्न विधियों का कौन सी है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, देखो जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ पुरुषों के उपाय हैं, कुछ स्त्रियों के हैं भाई, ठीक है। जैसे कि पुरुषों के लिए क्या कर सकते हो आप, नसबंदी कर सकते हो, है ना, कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हो। स्त्रियों के लिए क्या है, अवरोधों का प्रयोग कर सकते हो, अंत गर्भाशय युक्ति का प्रयोग कर सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है। और इसके अलावा दवाइयाँ ले सकते हो, गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, और नसबंदी महिलाओं की भी हो सकती है। अब पूछा जाएगा परागण क्रिया निषेचन में किस प्रकार भिन्न है। तो परागण क्या होगा, निषेचन क्या होगा। देखो परागण क्या है, परागकोश से परागकणों के वर्तिकांग पर पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाएगी। परागकोश से परागकणों के वर्तिकांग में पहुंचने की प्रक्रिया परागकण कहलाएगी। और निषेचन किसे बोलेंगे, नर तथा मादा युग्मों के मिलने की प्रक्रिया। अब ये नर हार्मोन और स्त्री हार्मोन पूछा जाएगा। तो नर हार्मोन क्या है, एंड्रोजन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और स्त्री हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये आता है ना। हाँ, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प पूछेगा। एक लिंगी मक्का पपीता बोल दोगे, और उभयलिंगी मकोई और मटर। ठीक है, बाकी ये चैप्टर लोगे आपका। प्रकाश संश्लेषण लिखी लोगे आप लोग, श्वसन के बारे में लिखी लोगे, हृदय का चित्र भी आता है तुम्हारा, है ना, मानव हृदय बना लोगे ना। रुधिर लसिका धमनी शिरा मंत्र पूछेगा, लिख लोगे। शोकोशी संपुष्टि तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पाचक एंजाइम का कार्य आएगा भाई, लोगे पाचक एंजाइम। सुनो, हम भोजन के रूप में जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कोशिकाएं इन पदार्थों को इसी रूप में ग्रहण नहीं करती हैं। हम आहार नाल में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। देखो जो घुलती नहीं है ना उनको, देखो आहार में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ जो घुलते नहीं है ऐसे पदार्थों को, है ना, पाचक एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, हम घुलनशील इकाइयों में बदलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, पाचन करते हैं। अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया, जो घुलते नहीं है उनको पाचक एंजाइम की सहायता से घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया क्या है, पाचन है। वायवीय और अवायवीय श्वसन आएगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वायवीय के लिए।